हेलो एवरीवन, आज हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। अब सबसे पहले हमें बायपोलैरिटी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। देखो, बायपोलैरिटी का मतलब है कि दो पोल बन जाना। ठीक है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो पूरा वर्ल्ड था दो सुपर पावर में डिवाइड हो गया था। एक ब्लॉक को कौन लीड कर रहा था? यूएसए। और दूसरे ब्लॉक को कौन लीड कर रहा था? यूएसएसआर। ठीक है। अब यहाँ पे जो यूएसएसआर था ये इन 15 कंट्रीज से मिलकर बना था। ठीक है। अब देखो, जो यूएसए है और यूएसएसआर है, इन दोनों के बीच आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू देयर आइडियोलॉजीज। ठीक है। यूएसए डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में बिलीव करता था, यूएसएसआर कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म में बिलीव करता था। ठीक है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ावा दिया जाता है। और सोशलिज्म का मतलब है जहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी होगी, इकोनॉमी होगी, वो स्टेट कंट्रोल करेगा, यानी देश की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। अब इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होने की वजह से वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ थी, ये दोनों अपने अपने ग्रुप में उनको इंक्लूड करना चाहते थे। अब जो कंट्रीज़ यूएसए में शामिल हो रही थी वो नाटो को साइन करती जा रही थी। नाटो आज भी एग्जिस्ट करता है। और जो कंट्रीज़ सोशलिज्म में यानी यूएसएसआर को फॉलो कर रही थी वो वार्सो पैक्ट को साइन करते जा रही थी। अब देखो, ड्यू टू कोल्ड वॉर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा था। ठीक है। अब 1991 आते आते इनमें से एक ही सुपर पावर रह जाती है जिसका नाम है यूएसए। और उसके बाद ही इस चैप्टर का नाम पड़ा द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है बर्लिन वॉल से। देखो, यहाँ पर आपके बुक में बर्लिन वॉल की पिक्चर दे रखी है। ठीक है। ये वॉल कब बनती है? 1961 में। ठीक है। ये वॉल बर्लिन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। ठीक है। ये वॉल कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 150 किलोमीटर लंबी है। और कितने साल तक रहती है? 28 ईयर्स तक। ठीक है। ईस्ट बर्लिन में यूएसएसआर की आइडियोलॉजी फॉलो होती थी और वेस्ट बर्लिन में यूएसए की। और वेस्ट वाले क्या थे? ईस्ट बर्लिन से आगे थे हर चीज़ में, चाहे एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है। इसीलिए ईस्ट वाले भी क्या है, अपने पार्ट में इसी तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं। ठीक है। इसी वजह से क्या है, सारे लोग मिलकर 9 नवंबर 1989 को इस वॉल को तोड़ देते हैं। और इस तरह से क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक ही आइडियोलॉजी रह जाती है या एक ही ब्लॉक रह जाता है, सुपर पावर रह जाती है जिसका नाम है यूएसए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो सबसे पहले आपको यूएसएसआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या है यूएसएसआर की फुल फॉर्म? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये कब आता है एग्जिस्टेंस में? जब रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है 1917 में। ठीक है। अब ये रेवोल्यूशन क्यों होता है? ताकि यहाँ पर क्या है, सोशलिज्म को लाया जा सके। मैंने अभी बताया सोशलिज्म का मतलब क्या है, जहाँ पर जितनी भी इकोनॉमी है वो कौन कंट्रोल करता है? देश की गवर्नमेंट। ठीक है। और ये कैपिटलिज्म को पूरी तरह से क्या करते हैं? अपोज करते हैं। ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह से क्या करते हैं? अपोज करते हैं, जिसके थ्रू वो क्या लाना चाहते हैं? अपने देश में एग्लिटेरियन सोसाइटी को बनाना चाहते हैं। ठीक है। ये पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में एक पहला ऐसा अटैम्प्ट था जहाँ पर क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करके एक ऐसी सोसाइटी को बनाने की चाह रखी गई थी जहाँ पर इक्वालिटी हो, वो भी कम्युनिज्म के बेस पर और यू कैन से सोशलिज्म के बेस पर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये सोवियत सिस्टम बना तो इन्होंने यहाँ पे अपने देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को इम्पोर्टेंस दी, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। और कोई भी ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पर अलाउड नहीं थी। इकोनॉमी को कौन प्लान करता था यहाँ पे? ऑब्वियसली जो देश की गवर्नमेंट है, स्टेट। इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, आपको पता ही है कि पूरे यूरोप का बहुत बुरा हाल था। ठीक है। पूरे यूरोप में तबाही मची हुई थी। तो उस टाइम पीरियड में जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई। ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने जो इकनॉमी थी और अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो यूएसएसआर के मॉडल पर फॉलो कर लिया। ठीक है। अब ये जो ग्रुप है कंट्रीज़ का, ठीक है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ का, इसको बोला गया है सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक। और इन सब ने मिलकर एक मिलिट्री अलायंस साइन किया था जिसका नाम था वार्सो पैक्ट। और यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ दिस ब्लॉक। कौन था इस ब्लॉक का लीडर? यूएसएसआर।
चलिए अब हम इनकी इकनॉमी को डिस्कस कर लेते हैं यूएसएसआर की। अब देखो सोवियत यूनियन क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ग्रेट पावर था, ठीक है। अब यहाँ की जो इकनॉमी थी वो यूएसए के मुकाबले कम डेवलप थी, बट ऐसा नहीं था कि वहाँ पर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रखा था कम्युनिकेशन का, इनके पास वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे जैसे ऑयल, आयरन एंड स्टील के, ठीक है। यहाँ पर मशीन इनकी अपनी खुद की कंट्री में प्रोड्यूस होती थी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इनका बहुत ज़्यादा मजबूत था, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर यूएसएसआर के हर गांव में सड़कें बनी हुई थी, ठीक है। और इससे क्या था, जो रिमोटेस्ट एरिया थे वो भी अच्छी तरह से कनेक्टेड थे, ठीक है। यहाँ पर हर तरह की चीज़ का प्रोडक्शन अपने ही कंट्रीज़ में होता था, जैसे पिन से लेकर कार तक। हालांकि उनकी क्वालिटी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की तरह इतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी ये सारी चीज़ें अपनी ही कंट्रीज़ में क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। सोवियत स्टेट ने अपने लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ चीज़ें होती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, ठीक है, उन पे उनको सब्सिडीज़ दे रखी थी, और अदर वेलफेयर स्कीम्स भी वो लोगों के लिए निकालते रहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेट ऑनरशिप थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, ठीक है। किसके ऊपर, जैसे लैंड और जितने भी प्रोडक्टिव एसिड्स थे सारे कौन कंट्रोल करता था, सोवियत स्टेट। इतना अच्छा करने के बावजूद भी जो सोवियत सिस्टम है वो धीरे धीरे क्या होता गया, ब्यूरोक्रेटिक होता गया, अथॉरिटेरियन होता गया, और लोगों की लाइफ और ज़्यादा यहाँ पर क्या होती गई, डिफ़िकल्ट होती गई। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हो, बट अगर आपके कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो लोग ऐसी कंट्रीज़ में रहना पसंद नहीं करेंगे। और यहाँ के लोगों को मतलब अपने देश की गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा, प्रोटेस्ट एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं थी, तो वो कैसे एक्सप्रेस करते थे, या तो कार्टून्स बनाकर, जोक्स के थ्रू अपने गुस्से को क्या थे वो एक्सप्रेस करते थे। यहाँ पर देखो एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो गई थी, ठीक है, ना तो लोगों के पास अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की आज़ादी थी, हर चीज़ पे उनका बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल था। इसलिए वो क्या थी, अथॉरिटेरियन होने के कारण लोगों के लिए अकाउंटेबल भी नहीं थी, ठीक है। अब जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, अब ये देखो जो 15 नेशन से मिलकर यूएसएसआर बना था, इन सब में भी जो 15 कंट्रीज़ हैं उन सभी को क्या है, इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, ठीक है। जैसे इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सारी कंट्रीज़ को अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं थी। इन सब में कौन डोमिनेट कर रहा था, रशिया, ठीक है। बल्कि जब ये कंट्रीज़ बनी गई थी, 15 नेशन से जब ये कंट्रीज़ बनी थी, तो इन्होंने क्या कहा था कि सभी लोग कंट्रीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी, बट किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रही थी, रशिया को। बाकी सारी कंट्रीज़ की जो डिमांड्स थी उनको सप्रेस किया जा रहा था। अब इन दोनों पावर के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आर्म्स रेस भी बहुत ज़्यादा थी। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से ज़्यादा वेपन्स को बनाना चाहते थे, ठीक है। बट अब यूएसए तो वैसे ही डेवलप था, बट यूएसएसआर को डेवलपमेंट भी करनी थी, तो इस वजह से उसका सारा पैसा क्या था, आर्म्स के ऊपर खर्च हो रहा था, और वो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट में पीछे जा रहा था। और इसके और पीछे जाने का एक बड़ा रीज़न बनता है जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में 1979 में इन्वेजन करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा पैसा यहाँ पर खर्च हो गया, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी देश में कम हो गई, ठीक है। फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज की प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी, और सोवियत इकनॉमी 1970 आते आते पूरी तरह से स्टेगनेंट हो गई थी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।